Hello friends, how are you? In our last class we discussed about the isomerism in coordination compounds, okay, in which we discussed about geometrical isomerism, and then firstly we discussed about the structural isomerism, then we discussed about stereoisomerism, in which we discussed about the structural and geometrical, and then optical isomerism. Okay, now from today's class I am starting a very important topic of coordination compound, that is bonding in coordination compounds. आज से अपन बॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें बॉन्डिंग के बारे में अपन स्टडी करेंगे. ओके, केमिकल जो बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उसको कई अलग अलग थ्योरीज, जो बहुत सारी जो थ्योरीज है, जैसे वार्नर थ्योरी, सेकंड आती है बीबीटी, फिर बाद में आती है दैट इज एमओटी, सीएफटी, एलएफटी. एमओटी लास्ट में आती है. इनसे इनको एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें से दो थ्योरीज अपने सिलेबस में है. फर्स्ट है बीबीटी एंड सेकंड है सीएफटी. बीबीटी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, आज ट्राई करते हैं अपन जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको अपन कंप्लीट करते हैं. ओके, नाउ it was proposed by Hitler, London and Pauling. Hitler, London and Pauling. मेनली थ्योरी जो है वो हिटलर और लंदन ने दी थी, जो कि दी गई थी सभी टाइप में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए. जो पॉलिंग है उन्होंने बाद में इसको कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए अप्लाई किया, इसलिए इन तीनों के नाम यहाँ पर बात की जाती है. ओके, अब अगर अपन इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स की अपन बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइड एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद लिगेंड. सेंट्रल मेटल एटम जो है वो या आयन जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है. क्या करता है? एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है फॉर द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स. लिगेंड्स के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उनके लिए वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराता है. द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. कितने ऑर्बिटल वो प्रोवाइड कराएगा, उसका नंबर जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है. मेटल आयन कितने बॉन्ड बना रहा है, अगर वो 2 बना रहा है तो वो 2 ऑर्बिटल प्रोवाइड करा रहा है. अगर वो 3 बना रहा है तो डेफिनेटली 3, 4, 4, 5. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो वो कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड करा रहा है? दैट आर 5. ओके, सेकंड पॉइंट जो आता है इस थ्योरी का, दैट vacant orbitals of metal hybrid to give a set of equivalent orbitals to definite geometry. जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है मेटल की, वो इक्विवेलेंट, और वो जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाइब्रिड करते हुए, हाइब्रिडाइज होकर सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जिनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है वो प्रोवाइड कराते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 1s और 3p हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं तो दे विल फॉर्म sp3. अगर एक 1d और 1s और p जा रहे हैं तो दैट इज dsp. ओके, सो ये मैटर है, ये डिपेंड करता है कौन सा और हाइब्रिडाइजेशन वहां पर बन रहा है. ओके, थर्ड, द हाइब्रिड और मेटल ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जो मेटल के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ, जिनमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, पेयर मौजूद है, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. गॉट इट? फोर्थ पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड. यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल्स कौन से काम में लिए जाएंगे वो डिपेंड करता है यहाँ पर अवेबिलिटी पर और लिगेंड के ऊपर. तो डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे काम में लिए जा सकते हैं n-1 डी ऑर्बिटल्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिसको अपन बोलते हैं डीएसपी टाइप.
जैसे D2sp3, DsP2, DsP3, दैट इज। इन्हें इनर डी ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है, या इनको बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अगर n-1 DsP ऑर्बिटल्स शामिल हो रहे हैं तो उनके लिए वर्ड काम में लिया जाएगा दैट आर कॉल्ड इनर डी ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे इनको अपन? दे आर कॉल्ड इनर डी ऑर्बिटल्स। इनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है इनर डी ऑर्बिटल्स। गॉट इट? कॉम्प्लेक्सेस, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, या इन्हें बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अगर ND यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल का डी ऑर्बिटल अगर यूज हो रहा है तो वो होंगे sp-d टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस, जिसमें ND ऑर्बिटल्स शामिल होंगे। इन्हें बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये sp3d, sp3d2। गॉट इट? ये क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या जिन्हें बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। गॉट इट? फिफ्थ पॉइंट आता है इनकी ज्योमेट्री से। कोई भी कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर जैसे 4 ऑर्बिटल्स शामिल है तो 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन बन सकते हैं, या तो बन सकता है sp3 या बन सकता है dsp2। sp3 अगर है तो बनेगा टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 है तो बनेगा स्क्वायर प्लेनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन 5 है, 5 ऑर्बिटल्स अगर शामिल है तो बनेगा या तो dsp2, dsp3 या बनेगा sp3d। और दोनों ही केसेस में शेप जो बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो बनेगा d2sp3 या sp3d2। वो डिपेंड करेगा हाई स्पिन लो स्पिन कौन सा है। ओके, शेप बनेगी आउटर ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर जो अपने माइंड में जो आता है कि भाई इनर वाला आएगा आउटर वाला आएगा, वो डिपेंड करता है लिगेंड्स पर। वो किस पर डिपेंड करेगा? लिगेंड्स पर। लिगेंड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक कहलाते हैं वीक लिगेंड्स। ओके, अपने को माइंड में ये रखना है, ये ध्यान रखना, ये 4 जो हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है और ये बाकी जो बच गए वो वीक है। तो आगे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इनकी स्पेक्ट्रल सीरीज सॉरी, तो उसमें से ये याद रखना है कि ये 4 जो है वो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बाकी जो है चाहे वो वाटर हो, चाहे हेलोजन्स हो, चाहे हाइड्रोक्सिल हो, चाहे ऑक्सलेट हो, कोई भी हो, वो सब किस में आएंगे? दैट आर वीक लिगेंड्स। ओके, अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, in the case of strong ligand pairing of electron occurs। अगर strong ligand है तो क्या होगा यहाँ पर? pairing and inner d orbitals, that is n-1 d orbital involved in hybridization। जनरली अगर strong ligand है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी और inner d orbitals यानी कि n-1 d orbitals इसमें शामिल होंगे। सो द कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन या स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा उसे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर d2sp3 या dsp3। लेकिन अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट ऑकर्स, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती और आउटर डी ऑर्बिटल, अंदर वाले जब पेयर नहीं होंगे तो फिर वो वैकेंट नहीं होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो उस केस में हमें आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर जो ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स या जिनको अपन एनडी ऑर्बिटल्स बोलते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे बोला जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसे बोलते हैं हाई स्पिन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद रहते हैं, इसलिए क्या लाएगा ये हाई स्पिन, या इसे बोला जाता है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल sp3d2 या sp3d। गॉट इट? मेन चीज जो है वो ये दिमाग में रखें। क्लियर? जो वीबीटी है उसकी 2 इंपॉर्टेंसेस है। एक तो इसका यूज किया जाता है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें इसका यूज किया जाता है। और सेकंड, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब अपन बर्निंग करते हैं तो उसमें मेटल के पास ध्यान रखना, मेटल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर,
ये वीबीटी का एक तरीके से वीक पॉइंट भी है और स्ट्रांग पॉइंट भी है। वीक ऐसे कि ये केवल और केवल मेटल को प्रायोरिटी देता है। पूरी वीबीटी मेटल को प्रायोरिटी देती है, लिगेंड को पूरी तरह से नकार देती है, लिगेंड को ये कुछ मानती नहीं। तो ये इसका एक वीक पॉइंट यहाँ पर माना जाता है। स्ट्रांग पॉइंट ये कि ज्योमेट्री जो एक्सप्लेन किया जाता है वो सारा सेंट्रल मेटल के बेस पर है, और ये पूरी की पूरी सेंट्रल मेटल एटम बेस्ड थ्योरी है, इसलिए ये ज्योमेट्री एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी तरह से कर पाती है। गॉट इट? तो अपन तो पॉइंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल जो है उसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और अगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस केस में वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। गॉट इट? नाउ द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी की क्या लिमिटेशंस? पहली, गिव ओनली क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स। ये क्वालिटेटिव तो देती है एक्सप्लेनेशन, लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल ये बता देगी कि भाई मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, लेकिन मैग्नेटिज्म का अमाउंट क्या है क्या नहीं है उसका जवाब ये थ्योरी नहीं देती। सेकंड, डज नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे अभी अपन ने बात की, डिटेल्ड के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देती। डज नॉट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो कॉम्प्लेक्सेस के जो कलर्स है उनके बारे में ये थ्योरी पूरी तरह से नहीं जवाब देती। डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसको भी ये जवाब नहीं देती। दीज आर द 4 लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। नाउ अब अपन बात करते हैं मेन पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। फर्स्टली, जो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर कंपाउंड बताया जाता है और उसकी ज्योमेट्री और जो प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनको वीबीटी के बेसिस पर अपने से एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है निकल साइनाइड, जो टेट्रासाइनाइड कॉम्प्लेक्स है उसकी बात करें। अब देखो निकल जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 में है। कैसे पता चले अपने को? निकल का मान ले x, साइनाइड का होता है -1, तो 4 का हो गया -4 और इसका x मिलाकर -2 होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जितना चार्ज लिखा हुआ है इन सबका टोटल उसके बराबर होता है। तो इसका x है, इनका हो गया -4, तो x प्लस -4 इज इक्वल्स टू -2। तो x का अगर आंसर +2 होगा तभी तो ये -2 बनेगा यहाँ पर। गॉट इट? मतलब x प्लस -4 इक्वल्स टू -2। तो अब आप इसको देख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया निकल का? +2। गॉट इट? +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए निकल का, तो वो होता है 3d8 4s2। +2 बनने पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वाले ये हट जाएंगे, तो कितना बच गया? 3d8 4s2। तो निकल का अगर अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 3d8 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, पहले 5 यहाँ पर आएंगे। हुंड का रूल याद होगा ना, 11th में अपन ने पढ़ा था। 1 2 3 4 5 सब में एक आ गया, फिर बाद में जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन सब वो रहेंगे। तो यहाँ पर 3 तो हो गए पेयर्ड, दीज आर पेयर्ड, और 2 रह गए अनपेयर्ड। एस के अंदर कुछ है नहीं, +2 बनने में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पी खाली पड़ा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अभी भी अपन ने बात की थी साइनाइड किस कैटेगरी में आता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो उस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड है उनके अंदर पेयरिंग होगी, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके कारण से एक डी ऑर्बिटल हमारे पास वैकेंट हो गया। अब ये जो डी ऑर्बिटल है ये एस और ये 2p ऑर्बिटल्स जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, 1d 1s और 2p, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? dsp2। अब ये dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे, ये आ गए हमारे पास dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनके अंदर साइनाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन देकर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। गॉट इट? क्लियर? गॉट इट और नॉट? अंडरस्टैंड? अब यहां पर देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? dsp2।
अब एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली तुम्हें बोल दूं, आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक्सप्लेनेशन करने के लिए है, ना कि हाइब्रिडाइजेशन पर हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताते हैं। इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर थी। स्क्वायर प्लेनर तभी हो सकती है जब उसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन डेवलप हुआ है, ना कि हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बोली जाती है। गॉट इट? ये चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बना, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किसको बताएगा? स्क्वायर प्लेनर। क्या यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? कहीं पर भी नहीं है, इसलिए नेचर क्या होगी? डाईमैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ये कि प्लेन पर हो गए ना, स्क्वायर प्लेनर है, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना रहेगा यहाँ पर? 90 डिग्री का। गॉट इट? अगला मॉलिक्यूल है हमारा निकिल टेट्राक्लोर, जो टेट्राक्लोरो निकलेट जो है उसकी अपन बात करते हैं। निकलेट सेकंड की अपन बात करते हैं। अगेन निकिल, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तो निकिल का हो गया X प्लस क्लोरीन का होता है -1, तो 4 के कारण कितना आ गया? -4 इज इक्वल्स टू -2, तो X इज इक्वल्स टू कितना आ गया? दैट इज +2। गॉट इट? तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है निकिल का वो कितना है? +2। +2 होने के कारण इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वही आ जाएगा 3d8 4s2 4p0। गॉट इट? अब यहां पर ध्यान से देखिए तो क्लोरीन जो है, क्लोराइड, दैट इज ए वीक लिगेंड। कैसा होता है ये? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे। अब हमें चाहिए वीक ऑर्बिटल्स, सॉरी एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो एम्प्टी इसके पास कौन से बच गई? भाई 3d तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s और 4p। तो ये जो 4s और 4p कुल मिलाकर जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s का 3 p का, ये जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें? sp3। और फिर ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये बनता है निकिल टेट्राक्लोरो निकलेट सेकेंड। गॉट इट? अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कौन सी होती है? दैट इज टेट्राहेड्रल। दिस इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के अंदर बॉन्ड एंगल, सॉरी दैट इज नॉट 120, दैट इज 109.28, नॉट दिस। बॉन्ड एंगल आ गया 109.5 या 109.28 मिनट्स। अगर यहाँ पर देखें अपन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण नेचर कैसी होगी? दैट इज पैरामैग्नेटिक। किस नेचर का आ जाएगा? दैट इज पैरामैग्नेटिक नेचर। गॉट इट? क्लियर? चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के दो एग्जांपल अपन कंसिडर करते हैं। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, वही निकाल सकते हैं। इसका 0 है तो ये +3 चार्ज किसका है? कोबाल्ट का। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें, CO+3 पे अपन चल रहे हैं। कोबाल्ट का हो गया 3d7 4s2 4p0। तो जब इलेक्ट्रॉनिक रिमूवल होगा तो ये 2 s के निकलेंगे और एक d का निकल गया, तो कितना बच गया? 3d6 4s0। अब ये जो 3d6 है, अगर इसको शो करें तो लाइक दिस 1 2 3 4 5, पहले एक पांचों में आएगा, फिर 6th वाला यहाँ पर आ गया। तो ये तो पेयर्ड कंडीशन हो गई और ये अनपेयर्ड है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो एमीन दैट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण से ये पेयरिंग कराएगा। रिजल्ट, ये और ये इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम्स पेयर्ड। क्या हो जाएंगे? ये पेयर्ड, और 2 d ऑर्बिटल्स वैकेंट कर दिए जाएंगे। अब ये जो d ऑर्बिटल्स है 3d 4s और 4p, ये 2 d, ये 4s और ये तीनों p,
जाएंगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें गए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। गॉट इट। ये जो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इनमें अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा, तो ये बनेगा कॉम्प्लेक्स CONH3 6। गॉट इट। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? D2sp3, इसलिए शेप कौन सी होगी? दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब दैट वन, फोर्थ तो आगे प्लेन पर और सिक्स्थ और सेवेंथ फिफ्थ और सिक्स्थ ऊपर नीचे, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। क्या यहाँ पर कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? नो, इसलिए नेचर कैसी होगी? दैट इज डाई मैग्नेटिक। गॉट इट। अब इसका लास्ट एग्जांपल अपन लेते हैं COF6। ओके, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो दैट इज X माइनस प्लस फ्लोरीन का होता है -1, तो 6 का हो गया -6 इज इक्वल्स टू -3, तो X इज इक्वल्स टू कितना आ गया? +3। तो कोबाल्ट यहाँ पर कौन सी स्टेट में है? +3 स्टेट। +3 के अंदर वही रहेगा जैसे अभी पहले अपन ने बात की। अब यहाँ पर देखिए तो फ्लोरीन जो है वो वीक लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए कोई पेयरिंग फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। गॉट इट। अब पेयरिंग ना होने के कारण से ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसको चाहिए D। अब यहाँ पर देखिए तो फोर्थ सीरीज है, तो फोर्थ सीरीज में खुद के भी तो D ऑर्बिटल्स होंगे। 3D के अलावा 4D भी तो होता है, 4s चल गई तो 4 में आ गया ना यहाँ पर। ठीक, तो ये जो 4D है, ये 2 D ऑर्बिटल्स यहां से ये यूज करेगा, तो S 4s 3 जो 4p है वो, और 2 जो D ऑर्बिटल्स है ये इसमें शामिल है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। अब ये जो sp3d2 है ऑर्बिट ऑर्बिटल्स है, इनमें फ्लोरीन्स इलेक्ट्रॉन देकर इनके साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। गॉट इट। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। शेप बनेगी वही ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 4 क्लोरीन तो आगे एक प्लेन पर और 5th और 6th उस प्लेन के ऊपर और नीचे की साइड। अब यहाँ पर आप देखिए तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण ये नेचर वाइज कैसा रहेगा? दैट इज पैरामैग्नेटिक। गॉट इट। अंडरस्टैंड और नॉट? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपनी वीबीटी के कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करते हैं। ओके, होप यू लाइक इट। थैंक यू।